आज जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस है। उनको बिहार का लेनिन कहा जाता था। उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, जो लगातार जितने भी बहुजन आइकॉन हैं उन सबको याद कर रहे हैं और समाज में कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक मजबूत भारत बन सके और इस देश के हर नागरिक के पास अपना अधिकार हो, छत हो, खाना हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो। सोशल जस्टिस मंत्री की यही एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि कोई उसके राज्य में, कोई उसके देश में भूखा न रह जाए। इसी तरह की सोच रखते थे जगदेव बाबू। कहाँ तक पहुँचा उनका कारवां, क्या करने की ज़रूरत है, इसी पर बात करेंगे। सर, आज जगदेव प्रसाद साहब की शहादत दिवस है। 1975 में उनको मार दिया गया सड़कों पर। क्या लग रहा है, अब कितना समय बदला है? सबसे पहले तो मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के शहादत दिवस पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसके बाद जो आपने सवाल किया कि क्या बदला, उस वक्त पुलिस ने खुद पुलिस के माध्यम से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की हत्या कर दी गई जब वो आंदोलन के लिए निकले थे। और आज भी इस तरह की हत्याएं देश में हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं लगातार पुलिस कस्टडी में और बाकी ग्रुप्स में, क्लास ग्रुप के अंदर क्लासेस में जिस तरह हत्याएं बढ़ रही हैं और जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ बदला नहीं है। तो उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा। तो वो 90 शोषित मुझे आज भी दिखते हैं। कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तरक्की आ गई हो और उन 90% लोगों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया हो। अभी भी उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की का आना बाकी है। बल्कि इससे बढ़ के एक बात और हुई है कि वो जो एक आंदोलन था, उस आंदोलन से जो लोगों को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ था, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से हम लोग आगे बढ़ने शुरू हुए थे, आज वो रिजर्वेशन लगभग ख़त्म हो रहा है। आउटसोर्स हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज में आउटसोर्सिंग हो रहा है। आउटसोर्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है और लेटरल एंट्री हो रहा है। सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आज रेलवेज़ को बड़े मात्रा में बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। और जो नवरत्न कंपनी थी, जिनमें से ओएनजीसी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो भारत सरकार को हर साल मुनाफा कमा के देती थी, ऐसी कंपनियों को भी घाटे में कर दिया और बहुत सारी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है। तो जो जो बेची गई हैं उन सब को में जितने भी एम्प्लॉयज़ SC ST होते थे उन सबको निकाल दिया गया है। मेरे पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर वो प्राइवेट हाथों में जाके अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है, तो इसका मतलब है कि सरकार चलाने वाले, इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं थी। अदरवाइज़ वो इंस्टीट्यूशन मुनाफे में थे और आज भी वो मुनाफा कमा रहे होते। क्या कहेंगे सर, ये जो जगदेव प्रसाद ने कहा था पहली पीढ़ी मारी जाती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आती है, आप क्या कहेंगे? अभी तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 50 से उम्र वाले को नौकरी से निकालेंगे। क्या इसमें भी SC ST OBC के लोग ही शिकार होंगे? निश्चित तौर पे अभी जो 56J के अंदर जो जिनको रिटायर कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, आप जितने अब तक हुए उसका लिस्ट निकाल के देखिए, आप जान के ताज्जुब करेंगे। उसमें 90% लोग आपको इन्हीं कम्युनिटी से मिलेंगे, SC ST OBC के लोग। और छांट छांट के उनकी उनकी छटनी हो रही है, उनकी CR ख़राब की जाती है, उनके रिकॉर्ड को ख़राब किया जाता है, उनके प्रमोशन से कुछ दिन पहले फर्जी सी कंप्लेंट लगवाई जाती है और उस ऐसी फर्जी कंप्लेंट तक पे उनको सस्पेंड कर दिया जाता लेकिन है, चार्जशीट कर दिया जाता है। आप लोग लक्की हैं, कम से कम आप उस सरकार में मंत्री हैं जो सरकार सरकारी स्कूल ठीक कर रही है, सरकारी अस्पताल बनवा रही है। तो क्या ये मॉडल देश भर में इम्प्लीमेंट करके दिखा, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में हो सकता है, यहाँ से मैसेज आता है आपकी सरकार में जो ये 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल आपने कई बनाए हैं पिछले 6 साल में, और उसके बाद आपने स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी की है, तो क्या इसको लेकर आप लोग देशव्यापी कोई अभियान चलाएंगे? देखिए, देश में 2 तरह का मॉडल है, ये देश के लोगों को चुनना है। एक मॉडल है जो गुजरात मॉडल कह के बेचा गया और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी गई जिन्होंने भारत को गर्त में पहुंचा दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है
और जिसके अंदर एक भय का वातावरण है, लोगों को जाति धर्म पूछ के मारा जाता है और सरकारी संस्थानों को बेचा जाता है, धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइज किया जाता है, लिटरल एंट्री शुरू की जाती है, आउटसोर्सिंग बढ़ती है। तो एक तरफ वो है जहाँ मतलब बदहाली है देश की, देश बर्बादी की कगार पे पहुँचा दिया गया है। और एक तरफ दूसरा मॉडल है वो दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल के अंदर स्कूलों की स्थिति को बहुत बेहतर किया गया है। 98% 12वीं का रिजल्ट आया है। बच्चों के ऊपर देश के जो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों मिलकर इतनी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं कि हमें हर हालत में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना और उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आए। और साथ में ये भी संकल्प किया कि हमें दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है। और मैं समझता हूँ पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं देश की सबसे अच्छी हो गई हैं। आज जितने भी कोरोना पेशेंट आ रहे हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट आसपास के राज्यों के हैं। तो अगर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ना होती तो लोग दिल्ली में ना आते। तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की गई हैं, दिल्ली का एजुकेशन को अच्छा किया गया है। और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के माध्यम से युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की और तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी खर्चे पे कोचिंग लेके अपने जीवन को, भविष्य को आगे अच्छा बनाने का मौका जो दिल्ली की सरकार दे रही है, मैं समझता हूँ ये जो दिल्ली का मॉडल है, तो एक तरफ ये दिल्ली का मॉडल है, एक तरफ गुजरात मॉडल है। देश के लोगों को तो तय करना है कि कौन से मॉडल को चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ हम पूरे देश के अंदर दिल्ली के मॉडल को लेके जाने वाले हैं। आज जगदेव बाबू ही तो क्या करते, जिस तरह के हालात हैं देश में, इमरजेंसी जैसे हैं, प्रश्नकाल हटा दिया गया है संसद से। आपके एक सांसद हैं, उन पर 12 एफआईआर दर्ज हो गए हैं यूपी में। आज जगदेव प्रसाद होते और जो खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हालत है कि वो क्या करते? देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो कहा था कि पहले मारे जाएंगे फिर जेल जाएंगे, तो मारे भी जा रहे हैं, हम जेल भी जा रहे हैं। जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो मर्जी करें, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस देश को संपूर्ण आज़ादी दिलाने के लिए और देश के लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, हम संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम ना तो जेल जाने से डरेंगे, ना किसी प्रकार के उत्पीड़न से डरने वाले लोग हैं। ये हमें न्यायिक जो लड़ाई है, जो संवैधानिक तरीके से जिस तरह बाबा साहब ने लड़ने का हमको संवैधानिक रास्ता बताया, उस तरीके से लड़के हम अपने लोगों को हक और अधिकार जरूर दिलवाएंगे। और जो तीसरा पोर्शन उन्होंने कहा था, उसके बाद मतलब पहले मरेंगे, केस बनेंगे, जेल जाएंगे और उसके बाद फिर सत्ता में आएंगे, तो निश्चित तौर पर वो समय आने वाला है। एक आखिरी सवाल सर, क्या युवाओं को क्या नसीहत है आपकी तरफ से, चूँकि आपका लंबा अनुभव रहा है आंदोलन में, जगदेव बाबू के रास्ते पर, या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो समाज के नए युवा हैं, जो सोशल आंदोलन में है, सोशल मूवमेंट में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, पहला संदेश तो ये है कि वो हमारे समाज के जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक और अधिकार के बारे में बहुत चिंतन करके किताबें लिखी हैं और जो उनका जीवन संघर्ष है उसको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष को पढ़ना चाहिए। तथागत बुद्ध को पढ़ के एक साइंटिफिक सोच डेवलप करनी चाहिए। कबीर, संत गुरु रविदास, नानक, इनको पढ़ना चाहिए। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, उनको पढ़ना चाहिए। और माननीय कांसीराम साहब ने जो एक कॉन्फिडेंस पैदा किया कि आप हुक्मरान बन सकते हो, उस सोच को पढ़ना चाहिए। और जो उन्होंने जो चमचावाद के ऊपर जो किताब लिखी है उसको पढ़ना चाहिए। तो एक तरफ उनको अपने महापुरुषों के उस पूरे शोध को अध्ययन करना चाहिए और दूसरी तरफ हर हालत में एजुकेशन पे ध्यान रखना। बिना पढ़े हम लोग की तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी तमाम क्षेत्रों में हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो हमारे पास पढ़ाई से अलग दूसरा रास्ता तरक्की का नहीं है। और तीसरा, हमें तमाम तरह के नशे से दूर रखना अपने बच्चों को, अपने समाज को, तभी हम लोग शायद तरक्की कर पाएंगे। तो ये थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो लगातार तमाम बहुजन जो महापुरुष हुए हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, सब पर बात कर रहे हैं। और ये ऐसे दौर में जब इन तमाम बहुजन आइकनों को पर लोग पॉलिटिकल पार्टी बात करने से घबराती है, एक मंत्री होते हुए बात कर रहे हैं और उसकी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन एक बात है कि समाज में जिस तेज़ी से जागरूकता आई है, उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो फूले, पेरियार, अंबेडकर, आज जगदेव बाबू के विचारधारा को तेज़ी से आगे सोशल मीडिया के जरिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं।
कैमरामैन मनोज के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।